आज हमारा लेक्चर नंबर 25 है और ऑफिशियल लेक्चर नंबर 228 है। हमारा टॉपिक चल रहा था ऑर्डर 21। ऑर्डर 21 से रिलेटेड टू रूल 21 विच इज रिगार्डिंग हाउ टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर एंड डिक्री। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी टफ सब्जेक्ट। तो टुडे टॉपिक इज निष्पादन हेतु आवेदन। जो आदेश या डिक्री आपके पक्ष में हो गई है उसके लिए आवेदन कैसे किया जाए, उसका एग्जीक्यूशन कैसे कराया जाए जो डिक्री आपको मिली है। तो इसको समझना आपके लिए बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ साथ ये भी समझें कि ये बाद की पूरा मुकदमा निपटने के बाद की स्थिति है और इतनी आसान भी नहीं है कि आप ये सोचो को एकदम ये आपको बिना प्रैक्टिकल नॉलेज के ये समझ में आ जाए। इतना आसान नहीं है। देखिए, मैं आपको साफ बता रहा हूं। ये सिर्फ मैं आपको मैं एजुकेशन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पेपर में अगर कोई आ जाए तो कभी समझाने के लिए, अदरवाइज इतना इजी नहीं है कि आप एकदम समझ जाएं इसको। बहुत लास्ट की स्टेज है ये इसके बाद में अपील वगैरह है। ये बिल्कुल लास्ट की स्टेजेस है और इनमें कोई एक्सपर्ट होना बहुत भारी खेल है। लेकिन चलिए, फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको समझाता हूं। निष्पादन हेतु निवेदन। जब कोई कोर्ट कोई डिक्री पारित कर देती है या कोई ऐसा आदेश दे देती है जिसके आधार पर एक डिक्री का निर्माण होता है, कोई ऐसा जजमेंट कर देती है जिसके आधार पर कोई डिक्री बनती है और जिसका एग्जीक्यूशन होता है, अर्थात आप ये समझ सकते हैं कोई जजमेंट, और जजमेंट में कोई बात आपके मतलब कि उसके आधार पर जो डिक्री बनती है उसके एग्जीक्यूशन की बात यहां चल रही है। ये नियम है। तो आदेश 21 इसका नियम 10 से 23 तक में आवेदन करने की विधि बताई जाएगी एग्जीक्यूशन के। तो चलिए सबसे पहले आदेश 10 की बात करते हैं कि आदेश 10 क्या कहता है। आज्ञाप्तिधारी द्वारा विद इन टाइम, इसकी एक लिमिटेशन होती है विद इन टाइम। वो लिमिटेशन मैं आपको आगे क्लियर करूंगा, जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा तो वो समझ में आएगा। उस न्यायालय से प्रार्थना की जाती है जिसने वो डिक्री दाखिल की है, जारी की है, अर्थात उस न्यायालय से लिखित में। वैसे तो मैं एक बात बता दूं आपको, इसके परफॉर्मे आते हैं और शायद ये बुक में और ये जो मेरे पास मेजर एक्ट है इसमें भी आप देखेंगे तो मिलेंगे। उस एग्जीक्यूशन के परफॉर्मे होते हैं। एप्लीकेशन भी बना सकते हैं इन्हीं को टाइप करा के, उसे करा के आपको जो है एप्लीकेशन डालनी होती है। तो एग्जीक्यूशन के लिए आदेश 10 के अंदर लिखित में एक आवेदन किया जाता है एग्जीक्यूशन के लिए। आदेश 10 में किया जाता है। उसमें विशेष बात मैं बताना चाहूंगा आपको। ये जो समय है, सबसे बड़ी बात है, ये समय कब से चालू होता है? जिस दिन आदेश को न्यायालय में सुनाया गया और उस दिन से, और उसी दिन दस्तखत होने चाहिए जज साहब के। तो जिस दिन आदेश को सुनाया जाता है उस दिन से इसका पीरियड काउंटिंग स्टार्ट होती है निष्पादन के लिए। एग्जीक्यूशन की डेट की लिमिटेशन। अगर हमें अरेस्ट करने की रिक्वेस्ट करनी है कि अरेस्ट करो जी इसको, निर्णय को प्रार्थना पर निर्णय कराना है, तो आदेश 21 नियम 11(1) में मौखिक भी हम कर सकते हैं। बाकी तरीके से जो एग्जीक्यूशन है वो लिखित द्वारा ही होता है। अब आवेदन के समय क्या क्या देना चाहिए, आवेदन में क्या क्या होना चाहिए? आवेदन में समस्त डिटेल होनी चाहिए, जैसे वाद संख्या,
पक्षकारों का नाम, डिक्री किस दिन पारित की गई, अपील आदि का ब्यौरा, अगर कोई अपील हुई थी तो क्या हुई थी, कहां से हुई थी, नीचे वाला आदेश मान्य किया जो मूल न्यायालय ने किया था या कोई और आदेश आया, वो उसका ब्यौरा, क्या कोई पेमेंट या क्या जो मुकदमे में कोई पैसा वगैरह कुछ मिला है या नहीं मिला, क्या आपकी रकम बनती है, क्या आपके खर्चे बनते हैं, और वो जो डिक्री पारित हुई है तो वो किसके खिलाफ पारित हुई है, अर्थात निर्णित ऋणी किसके खिलाफ आपको एक्शन लेना है, निर्णित ऋणी के खिलाफ, ये उसके अंदर होना चाहिए। साथ साथ ये होना चाहिए अगर मान लो किसी संपत्ति का ब्यौरा, जिस संपत्ति से आप रिकवरी करना चाहते हो, संपत्ति कुर्की या विक्रय अगर कराना है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है उसका ब्यौरा, गिरफ्तारी या डिटेंशन करानी है तो उसका ब्यौरा, कोई रिसीवर वगैरह लगाना है तो उसका कोई ब्यौरा, या जो न्यायालय से चाहते हो, आप न्यायालय से क्या रिक्वेस्ट करते हो, आप अपनी डिक्री का एग्जीक्यूशन अपने पक्ष में जो हुई है उसको कैसे कराना चाहते हो, ये आपको अपने निष्पादन की जो एप्लीकेशन है, एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन है, उसमें करना हो कि आप न्यायालय से क्या पुलिस सहायता चाहिए, कोई प्रॉपर्टी है उसे बिकवा के चाहते हो, उसकी कुर्की चाहते हो, मनुष्य को अरेस्ट कराना चाहते हो, क्या चाहते हो आप, ये सब बातें उसमें होनी चाहिए। तो 21 का नियम 10 में ये बताया गया आवेदन का तरीका। दूसरा ये बताया 21-10 के सब सेक्शन 2 में, मतलब हाँ सब ये सेक्शन दिमाग में हिट रहते हैं। आदेश 21 नियम 10 के उपनियम 2, अब हल्के हल्के बताऊंगा तो ध्यान रहेगा। उपनियम 2 में यह बताया गया है कि आवेदन के अंदर हमें क्या क्या चीजें लिखनी चाहिए और उन कॉलम्स को जो दिए गए हैं उनमें क्या क्या हम और कैसे हम अपनी उसको एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, ये सारी की सारी बातें हमें अपने आवेदन में लिखनी चाहिए। जैसे मैंने बताया संपत्तियों का ब्यौरा, कौन सी कराना चाहते हो, क्या नहीं कराना चाह रहे, गिरफ्तारी चाह रहे हो, कैसे चाह रहे हो, रिसीवर अपॉइंट कराना चाह रहे हो, या क्या हेल्प कोर्ट से चाहते हो, वो आपको एप्लीकेशन में देना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं इसका 21 के नियम 11 के उपनियम 3 की बात करते हैं। जब आप इस बात को आवेदन पत्र लगाएं अपना, तो उसके साथ वो जो डिक्री आपके पक्ष में हुई है उसकी प्रमाणित प्रति भी लगाएं, या न्यायालय से यह प्रार्थना करें कि भी प्रमाणित प्रति जैसी मिल जाएगी तो दे दी जाएगी। तो प्रमाणित प्रति बहुत जरूरी होती है और उसके लिए समय लेना जरूरी होता है। 11A अब इसके नियम 11 की देखिए, आदेश तो वही मान के चलो, हम आदेश 21 पर डिस्कशन कर रहे हैं। इसका नियम 11A क्या कहता है, अगर आप गिरफ्तारी की मांग कर रहे हो जिस पे आपका पैसा है, ड्यूज है, वैसे बताऊं सजा तो बहुत ही कम होती है। गिरफ्तारी तो मैं तो कोई गिरफ्तारी तो ये समझो बस इज्जतदार आदमी के लिए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन बेशरम के लिए कुछ नहीं है। तो गिरफ्तारी वाला प्रोविजन तो मुझे कुछ जमा ही नहीं, बस मकान की कुर्की वगैरह में ही कुछ है मजा, वरना गिरफ्तारी में तो क्या है, लोग बस सोचेंगे 2-3 महीने की सजा होती है, 3 महीने की मैक्सिमम, काट के आ जाएंगे, कुछ नहीं है। अब चाहे लाख रुपए मारो चाहे 50,000 मारो, उसमें दे रखा है कि 6 हफ्ते की मिनिमम, अगर कोई रुपए की संख्या दी है बताता हूं भी, और नहीं तो 3 महीने तक की सजा हो सकती है, सिविल कैद होगी, कुछ नहीं है, ना के बराबर है। लोग लाखों करोड़ों रुपए मार के चीटिंग करके चले जाते हैं, कुछ फायदा कुछ नहीं है। सिविल लॉ तो मौकरी सा हो गया है, बिल्कुल मजाक सा है।
सारा बताइए, आप लूट लो दूसरे का पैसा और उठा के साइफन ऑफ पॉप करके किसी रिश्तेदार के नाम में डाल दो और चीटिंग करो, उनका करोड़ों रुपए लूट लो गरीबों का और अपने रिश्तेदारों के नाम में डाल दो और ढूंढ लो पैसा। कोई सिस्टम ही नहीं है कि न्यायपालिका अपने हिसाब से कुछ बरामदगी करा दे या कुछ दिलवा दे। लड़ते रहो मुकदमा, 20-20 साल, 25-25 साल मुकदमे चलते हैं। अब बाद में पता लगा वो इंसॉल्वेंट हो गया। अभी आप सुनेंगे, जरा सुन के भी ताजुब खाएंगे कि क्या नियम हमारा, हम किस तरीके से, मतलब क्या फायदा है सिविल के केस को लड़के आदमी पाता क्या है। कई बार तो धक्के खाने वाली और एक मुकदमेबाजी के अलावा क्या लगा, मुझे तो नहीं लगता। आप जरा सुनना, अभी आप देखिए आगे खुद ही सोचेंगे कि भाई यार क्या बताया मैंने। मैं डिप्रिकेट नहीं कर रहा, तो सिविल मुकदमे की जो वो है, आदमी सजा से डरता है थोड़ा बहुत, जेल जाने से, ही डालने से। अब ये सोच के लोगों ने चीटिंग, सिविल के अंदर चीटिंग को अड्डा बना रखा है। लोगों की प्रॉपर्टी हड़प रहे हैं, ये कर रहे हैं, अब मुकदमेबाजियां फंसा रहे हैं। 10 साल 20 साल लोग, एक बार फंस गया पैसा, बस सब बर्बाद हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, मैं तो आपको आगाह करने के लिए, कोई सिविल केस करें तो समझ जाए थोड़ी सी उसको क्या दुनिया। नियम 12 पर बात करते हैं तो गिरफ्तारी की मांग के साथ एफिडेविट देना होगा। मैं कोई कानून की आलोचना नहीं करना चाह रहा, लेकिन सिविल लॉ में चेंज करने चाहिए, ड्रास्टिक चेंज आने चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। बहुत पब्लिक परेशान है। 12 नियम 12 पे बात करता हूं। अचल संपत्ति के कुर्की के आवेदन में संपत्ति पर किस पर कब्जा किया जाना है, उसकी पहचान का बोरा। पहचान के बोरे में क्या होता है, पूरब क्या है, पश्चिम का है, पश्चिम में किसका मकान है, पूरब में किसका मकान है, सड़क किधर को है, रास्ता किधर को है, ताकि उससे लोकेशन ट्रेस हो जाए। ये उस आवेदन में देना चाहिए, नियम 12 कहता है। आवेदन कौन कर सकेगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि निष्पादन, नेचुरल सी बात है, जिसने मुकदमा डाला है या उसका प्रतिनिधि, दो ही कर सकते हैं। या कई सारे लोग पार्टनर हैं तो जो भी एक है वो कर लेगा। तो निष्पादन के लिए आवेदन, या तो वादी खुद, वादी अगर मर गया है तो उसके उत्तराधिकारी, या कई जने वादी थे तो उनमें से कोई एक डिग्री की एग्जीक्यूशन करा सकता है। आइए कुछ नियमों को छोड़ देते हैं, सीधा 22 पे करते हैं, क्योंकि एक्चुअली मेरा उद्देश्य क्या है, मतलब की बात आपको बताऊं जो काम के हैं। जिस के खिलाफ आदेश हुआ है उसको भी निष्पादन के लिए सूचना दी जाती है। आदेश 22 के तहत निर्णित ऋणी को सूचना पत्र क्यों ने उसके खिलाफ अज्ञप्ति का निष्पादन किया जाए। आप कह सकते हैं कि सो कॉज नोटिस फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, वाई द डिग्री शुड नॉट बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट हिम। तो इसके ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई प्रतिवादी को बुलाओ, फिर उसे आपत्ति भी कराएंगे। अब देखिए, अभी आप मुझे कोई बार यूं ही आता, उसे आपत्ति करेगा, अभी आपत्ति करेगा। देखिए यहां पर ही थोड़ी सी अवधि और देख लें इसको, मैं आपको इस बारीकियों से अवगत कराना चाहता हूं और डिमेरिट्स जो है वो भी अवगत कराना चाहता हूं कि सिविल लॉ को हमने खुद कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है। मैं तो इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको लिबरलाइज करा जाए, इस नियमों को। कोई आदमी किसी से सौदा खरीदता है, उसके पैसे नहीं देता, उठा के उसकी जमीन को धोखाधड़ी करके बुजुर्गों की जमीनें बेच देता, ठीक है, नहीं, बिना पैसा नो। अगर जब तक पैसा नहीं मिलेगा, लोग चेक दे जाते हैं, चेक बाउंस हो जाते हैं और उनकी प्रॉपर्टी फिर कब्जा करके बैठ जाते हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि अगर आपने एक बार बेनामा कर दिया तो उसे पैसा मिला नहीं मिला, प्रॉपर्टी उसकी हो गई, वो आदमी आता नहीं, भाग जाता है, एक पक्ष कार्रवाई चल रही, मालिक परेशान घूमता है। ऐसी कुछ इतने डिफेक्टिव है, इसमें आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है इस सीपीसी में, और सीपीसी में क्या और लॉज में भी। सिविल के लॉ थोड़े सख्त होने चाहिए। लोग चीटिंग करना अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझने लगे हैं देश में। बैंकों की चीटिंग हो जाती है, लोग बैंकों का पैसा ले लेकर भाग रहे हैं। कार खरीद लेंगे, स्कूटर खरीद लेंगे, मोटरसाइकिल है, किस्तें नहीं देते। अरे पब्लिक का पैसा लगा हुआ, फंड लगा हुआ, उसको कोई लूट मचाओगे देश में। आप विदेशों में लोन लेके देखो, आपको पता लग जाए।
आपकी बिल्डिंग बिक जाएगी अगर लोन नहीं रिपे करेंगे, तभी आप उसकी उन्नति देखिए। कोई सोसाइटी जब किसी मुकदमेबाजी में फंस जाती है तो उसको प्रोग्रेस ना होकर पीछे हो जाता है, और चीटर क्या है, उसको तो उन्नति करनी नहीं और दूसरे को करने देने का, वो चीटिंग करके। तो लॉ ऐसा होना चाहिए जो बहुत जल्दी निर्णय करता हो। मतलब किसी ने आपके मकान में कब्जा कर लिया तो 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर डिसाइड होना चाहिए, हाँ भाई तेरा कागज तू दिखा कैसे, तू मालिक कैसे है इसका। अब यहाँ 10-10 साल 20-20 साल मुकदमा चल रहा, अपील पे अपील, अपील पे अपील, अपील, और डेट पे डेट, डेट पे नहीं, गलत हो रहा है। सिविल लॉ में चेंजिंग आनी चाहिए और गवर्नमेंट को इस ओर ध्यान देना चाहिए। खेल बन गया है। आइए बात करते हैं अब इसकी, बताइए इसमें भी लिमिटेशन देखिए। अभी अरे जब आपने ऑर्डर कर दिया कोर्ट में 7-7 डिग्री का निष्पादन कर दो। आप ऑर्डर करके कि चलिए इतनी पुलिस लेके जाइए, उसको क्या को एग्जीक्यूशन में डालना भाई। वादी जब कोर्ट में था, उसे पता है उसके खिलाफ निर्णय हो गया, आप उसको तुरंत ही वहीं डिसाइड करिए। अब देखिए जरा सिस्टम देखिए, डिग्री निष्पादन की अवधि 1 वर्ष थी पहले 1974 में, एक्ट नंबर संशोधन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट नंबर 104 के तहत। अब इसको 2 वर्ष के अंदर आप अपने डिग्री का एग्जीक्यूशन करा लें। भाई आप साथ साथ कर दो ना, इसको 2 साल का सद देने की टाइम क्या होता है भाई, उसी दिन आवेदन की क्या जरूरत है भाई इसमें। चलिए अभी आपको मास है क्योंकि जी ने कब्जा कर रखा है, अब पहले तो मुकदमा जीतो, फिर उसके लिए एप्लीकेशन लगाओ, उसको भी फिर वो अपील में जाएगा, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, वहां डिसाइड होकर आ गई या सुप्रीम कोर्ट नहीं गई तो उसके बाद में फिर एग्जीक्यूशन में चलो। उसी में मुकदमे में होना चाहिए कि अपील का समय इतना दिया जाता है, नहीं तो उसके बाद में अगर अपील नहीं हुई या ऊपर से कुछ नहीं होता तो आपको 15 दिन के अंदर खाली करके देना, नहीं तो पुलिस भेज के आपसे खाली करा लिया जाएगा मकान। उसमें डिग्री की जरूरत, उसमें एग्जीक्यूशन की जरूरत ही नहीं। एग्जीक्यूशन की क्या जरूरत है, ऑर्डर में लिखो सीधा। लेकिन सिस्टम है, बनाया हुआ लॉ है, 1908 में बनाया है, देश आजाद हो गया, उसमें चेंज कर दो इसको पूरी तरीके से। चलिए सॉरी, टाइम खराब हो रहा है मेरा। तो दोस्तों 2 वर्ष के अंदर अगर आपके पक्ष में कोई आदेश होता है तो उसको आपको एग्जीक्यूशन लगा देना चाहिए। लेकिन यहां मैं ये बात कह दूंगा, अगर मामला अपील में चला गया है और अपील में स्टे हो गया था, वो जब तक 10-5 साल में डिसाइड होकर ना आ जाए, 1-2 दिन में उम्मीद तो मानता नहीं हूं मैं, लेकिन हिंदुस्तान में तो कोई बस एक बार मुकदमा डल गई, अपील डल गई तो फिर वो हाई कोर्ट में पेंडिंग रह गया तो वो अच्छा हाई कोर्ट क्या करे। 35-35, 40-40 लाख की पेंडेंसी, अगर ये यकीन आ रहा तो गूगल में डाल के देखो कि कितने अपील पेंडिंग है हाई कोर्ट में, सिविल की। क्रिमिनल की तो छोड़ दो आप, क्रिमिनल में भी आदमी अपील में सेंटेंस सस्पेंस होता है, पता लगा 20-20 साल, 10 साल अपील पड़ी है। इसे क्या है, अभी परेशान है, इसका निर्णय हल होना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए। 2 वर्ष कर दी गई है सर, 2 वर्ष तक आप जो है एग्जीक्यूशन करा लें, और वो भी नहीं तो टाइम बार्ड है, सुन लें आप। क्यों भाई, लेकिन लॉ है तो चलो आगे चलते हैं। आदेश 23 की बात करते हैं कि आदेश 23 एग्जीक्यूशन के विषय में क्या कहता है। यदि सूचना पत्र का जवाब निर्णित ऋणी नहीं देता है तब न्यायालय द्वारा निष्पादन का आदेश देना होगा। वो जो 22 में सूचना दी गई थी उसको, उसका उस पे उसे का ऑब्जेक्शन भी लेना है। बताइए अब यहां भी ऑब्जेक्शन हो रहा है, वो आएगा कुछ कहेगा, उसको सुन लो, पैसा देना चाह रहा है नहीं देना चाह रहा, उसको और अवसर दो। उसे बिल्कुल इतने अवसर दो ही ना कि वादी तो बिल्कुल परेशान हो जाए, उसे अवसर दिया जाएगा। साहब तो इज्जतदार आदमी है आप, आइए भाई साहब आपका कैसे निष्पादन करा जाए, अब उसे अवसर दे दिया जाएगा, सुन लो इसको। आदेश 23 में कहते हैं कि वो जो है उसको निर्णित रीति को कहा जाएगा भाई आजा, वो नहीं आता है तब एग्जीक्यूशन होगा, नहीं तो पहले वो जो निर्णय, वो जो आपत्ति करेगा उन आपत्ति को डिसाइड कराया जाएगा, उसके बाद निर्णय होगा। अब इसी टॉपिक का मेरा अगला पार्ट है
निष्पादन कौन सा न्यायालय करेगा? डिक्री का निष्पादन कौन सा न्यायालय करेगा, इस बारे में धारा 37 से लेकर 39 तक, 39 तक, 37 to 39 तक बताती हैं कि कौन से न्यायालय के अंदर आप अपना निष्पादन के लिए एप्लीकेशन लगाएंगे। या दूसरी बात करें तो आदेश 21 के नियम 4 के तहत ये स्पष्ट करते हैं कि किस तरीके से कौन सी अदालत जो है इसके विषय में कार्य करेगी। मैं आपको यहीं पर एक लाइन जरा अपनी बता दूं। यहां न्यायालय वही न्यायालय होता है जिसमें मूल मुकदमा डला था या मूल वाद डला था, या उसके अगर वो मान लो न्यायालय कई बार वैकेट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, मतलब खत्म कर दिए जाते हैं, अबॉलिश कर दिया जाते हैं, दूसरे न्यायालय ट्रांसफर भी हो जाते हैं। तो ऐसा ही जुरिडिक्शन रखने वाला कोई न्यायालय जो उसके इक्विवेलेंट जुरिडिक्शन रखता हो, अगर किसी स्थिति में न्यायालय कोर्ट कहते अबॉलिश कर दिए, तो प्रथम बार का न्यायालय जिसने डिक्री पारित की थी, अर्थात जिसने डिक्री दी थी, वही एग्जीक्यूशन भी करा सकता है। क्लिष्टतम बना दिया है इस प्रोसेस को। मैं कहता हूं क्लिष्टतम नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ वैसे ही होना चाहिए जैसे क्रिमिनल केस में सजा होती है ना, सजा करते ही कोर्ट एकदम कस्टडी में ले लेती है और जेल भेज देती है। अगर 3 साल तक की कोर्ट सजा देती है तो जेल नहीं भेजती, और अदरवाइज 3 साल से ऊपर की सजा देती है तो जेल भेज देती है। बिल्कुल सीधा सेंटेंस एग्जीक्यूट हो गया, बस जुर्माना जमा करता कर, नहीं करता मत करे। ऐसी होना चाहिए, एक बार आदेश हो गया ठीक है भाई, इस आदेश का पालन होना, अगर अपील में चला गया तो कोई बात नहीं है, उसका एग्जीक्यूशन नहीं भाई, उसको करो इसका हिसाब, मकान करो, कुड़क करो, ये करो, साथ साथ ही। अच्छा ये नियम नहीं है, अब शिकायतकर्ता से ये पता लगने में सालों लग जाते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी किस किस से हम करेंगे। कुछ इंक्वायरी का सिस्टम इसमें दिया है, लेकिन वो सिस्टम ऐसा उसमें बहुत डिफिकल्टी है, जो मैंने बता दिया है आपको, आगे के लेक्चर्स में बताया है। तो सबसे पहली बात, जिस कोर्ट ने आदेश डिक्री जारी की है उसके यहां आवेदन किया जा सकता है, या अपीलीय न्यायालय, डिग्री के प्रथम बार का न्यायालय, अर्थात अगर अपील की है और डिग्री वहां से कोई इशू हुई है, नीचे वाला ऑर्डर पलट दिया या क्या किया, तो उसका वो वहां पर जो प्रथम बार का जो अपीलीय न्यायालय डिग्री के प्रथम बार न्यायालय कहलाता है। वहां पर अगर कोई नीचे वाले आदेश के डिग्री उन्होंने बनाई है कोई दूसरी, जहां प्रथम बार का न्यायालय ना हो वहां न्यायालय जिसे उस विचारण का अधिकार था, प्रथम बार का न्यायालय ना हो वहां जहां विचारण हुआ था। तो ये जो है धारा 37 है, ये बात धारा 37 में क्लियर की गई है साहब, पढ़ देता हूं आपको। धारा 37 में उन न्यायालयों का उल्लेख किया गया है जो न्यायालय जिसने आज्ञप्ति पारित की है। द कोर्ट विच पास ए डिग्री शब्द की परिभाषा में आते हैं, इस परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, नंबर 1 प्रथम बार का न्यायालय जिसने आज्ञप्ति पारित की है। अपीलीय आज्ञप्तियों में प्रथम बार के न्यायालय, जहां प्रथम बार का न्यायालय न हो वहां उस न्यायालय जिसे उस समय विचारण का क्षेत्राधिकार प्राप्त हो जबकि निष्पादन किया जा रहा हो। जहां प्रथम बार का न्यायालय निष्पादन के क्षेत्राधिकार को खो चुका है वहां उस न्यायालय जिसने उस समय निष्पादन का क्षेत्राधिकार प्राप्त हो। यहां ये और बता दूं आपको, निष्पादन के लिए डिग्री को कहीं और भी भेजा जा सकता है, न्यायालय हो सकती है
कि कई बार वो खुद निष्पादन करके किसी और न्यायालय को भी आदेश दे सकता है कि आप इसका एग्जीक्यूट करा दो, या जैसे कहीं प्रतिवादी रहता हो, इस तरीके के आदेश भी संभव है। धारा 39 के अंतर्गत, धारा 39 को देखते हैं जरा सा। धारा 39 के अंतर्गत अज्ञप्ति द्वारा आवेदन किए जाने पर आपत्ति पारित करने वाला न्यायालय किसी अज्ञप्ति को निष्पादन के लिए ऐसे किसी सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय को भेज सकता है जिसके क्षेत्रफल की स्थानीय सीमाओं में वह व्यक्ति रहता है जिसके खिलाफ एग्जीक्यूशन किया जाना है। अर्थात जिसके क्षेत्राधिकार में निर्णीत ऋणी रहता हो, बिजनेस करता हो, या प्रॉफिट कमाने के लिए कोई धंधा करता हो, कारोबार करता हो। तो ये तीन स्थिति सेक्शन 39 में डिफाइन की गई हैं जब न्यायालय अन्य न्यायालय को वाद को भेज सकता है जहां पर कि प्रतिवादी रहता है, व्यापार करता है, बिजनेस करता है। प्रतिवादी में निर्णीत ऋणी जिसके खिलाफ वाद तो किया गया, तो वहां भी किया सकता है। निष्पादन की कार्रवाई का स्थगन यहां इंपॉर्टेंट है। देखिए, दो बातें आप समझ लेना, एक तो होता है इंजंक्शन और एक होता है स्टे। जनरल भाषा में हम क्या कहते हैं, हमें स्टे मिला हुआ है। एक होता है इंजंक्शन। इंजंक्शन होता है जब हम कोई कोर्ट हमें ये कह देती है, अंतरिम आदेश भी कहते हैं उसको, कि भाई इस मामले में स्टेटस को रखा जाए, कोई इसमें छेड़छाड़ ना करे इस प्रॉपर्टी में। तो ये तो होता है आदमियों के खिलाफ मिलता है, लेकिन स्टे क्या होता है, कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ मिलता है। इसको ध्यान रखना थोड़ा सा, बस यहां बताने की कोशिश की, ये स्टे। तो स्टे जो कोर्ट कर सकती है, ये अपील वाली कोर्ट ही कर सकती है। अपील वाली कोर्ट ये कह सकती है, मान लो आपने एप्लीकेशन लगाई एग्जीक्यूशन की और प्रतिवादी ने आपके जो डिग्री फेवर में हुई है उसकी अपील कर दी है ऊपर, तो उसके साथ उनने एक स्टे की एप्लीकेशन भी लगाई है कि नीचे का ऑर्डर मे बी स्टेड, अदरवाइज नुकसान होगा। तो उसको न्यायालय उसमें नीचे के एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री जो है उसको सस्पेंड करने की पावर रखता है, या स्टेड और सस्पेंडेड टिल फाइनल डिसीजन ऑफ द केस, उसको स्टे किया जा सकता है। और वो है जो आदेश है स्टे, वो केवल अपीलीय न्यायालय कर सकता, और किसी को पावर नहीं है। निष्पादन न्यायालय की जो कार्रवाई है, निष्पादन न्यायालय की जो कार्रवाई है वो धारा 42 और धारा 47 में बताई गई है, और आदेश उसके बारे में जो है 21 है, और उसका नियम 4, 8, 9 उसके नियम में। मैं आपको, अब मेरे में टाइम नहीं रह गया और मुझे खत्म करना जरूर टॉपिक है। अब चलो 32 मिनट का कर लेता हूं टॉपिक को, 28 हुए अभी। अच्छा, इसमें पावर में सबसे पहली बात क्या आती है, एग्जीक्यूशन कोर्ट किन किन प्रश्नों को डिसाइड कर सकती है। एजुकेशन कोर्ट किन किन प्रश्नों को या आपत्तियों को डिसाइड कर सकती है। सबसे पहले मैं आदेश ऑर्डर धारा 47 को आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। एक्ट से, वे सभी पर्सन जो कि वाद में के पक्षकार और उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच पैदा हो। इसके लिए एक सेपरेट वाद डालने की जरूरत नहीं होती, सेपरेट मुकदमा डालने की जरूरत नहीं होती, सेपरेट केस की आवश्यकता नहीं होती है, ये ध्यान रखें आप। तो उनके जो कोई प्रश्न जो उत्पन्न होते हैं वो वही न्यायालय जिसमें एग्जीक्यूशन हो रहा है वही न्यायालय डिसाइड कर देता है उनको। जैसे कौन से क्वेश्चन है, पार्टीज के आपसी कोई प्रश्न हो उनको डिसाइड कर देती है। जो रिप्रेजेंटेटिव के बीच में कोई प्रश्न पैदा होते हैं उनको, अब अज्ञप्ति के निष्पादन, उन्मोचन या चुकाने से संबंधित हो, इसके लिए पृथक वाद नहीं लाया जाता। इसके लिए कोई पृथक वाद नहीं,
वही प्रश्न वही न्यायालय डिसाइड कर देता। क्षेत्राधिकार अथवा अवधि सीमा के संबंध में किसी आपत्ति, मान लो दूसरा पक्षकार कहता है कि सर ये तो निष्पादन का एग्जीक्यूशन का टाइम ही निकल गया है, ये तो सोते रहे, उस ऐसी आपत्तियों को कोई पक्षकार किसी का प्रतिनिधि नहीं है, ऐसे प्रश्नों को कोर्ट डिसाइड कर सकती है। इसके लिए अलग वाद लाने की जरूरत नहीं है। जैसा कि बता दिया, रिप्रेजेंटेटिव के बीच में कोई हो, क्षेत्राधिकार से संबंधित या अवधि से संबंधित कोई आपत्ति वगैरह हो, ऐसी आपत्तियां डिसाइड कर सकती है। क्वेश्चन है वो प्रश्न जिनको आज्ञप्ति डिक्री निष्पादन करने वाला न्यायालय नहीं सुन सकता या उन आपत्तियों को नहीं ले सकता, वो क्या क्या है। पहले अभी मैंने इससे ऊपर बताया कि कौन कौन से प्रश्न को न्यायालय डिसाइड कर सकता है, वो मैंने सारी बताई। क्षेत्राधिकार से, क्षेत्राधिकार का जो है और उनकी पार्टीज के आपस में कोई प्रश्न है, वो उस तरीके के प्रश्न डिसाइड कर सकता है। लेकिन अब क्वेश्चन है कौन सा प्रश्न नहीं डिसाइड कर सकता, तो वो क्या है। जिस व्यक्ति को सूचना दी है प्रतिवादी को, वो ये नहीं कह सकता एग्जीक्यूशन न्यायालय कि वो डिग्री गलत थी या डिग्री गलत आदमी के खिलाफ पारित की गई। नहीं, ऑब्जेक्शन माइनर से कर सकते हैं कि भाई कैसे पैसा दिलवाया जाएगा, क्या किया जाएगा, ये बात है। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि वो डिग्री गलत थी, बस क्या है जरा पढ़ता हूं। या कोई ये नहीं कह सकता कि सर ये जो डिग्री इनने प्राप्त करी है तो कपट से प्राप्त करी है, धोखाधड़ी छल कपट से कराई। ये अगर आपको कहना तो अपील न्यायालय चले जाइए आप, अपील न्यायालय में जाकर कुछ भी कहो, लेकिन वो कोर्ट का काम इन इस बातों को नहीं है। तो ये भी समझना आपकी जरूरी है। अज्ञप्ति कपट से प्राप्त की गई है, इसको निस्तारण नहीं कर सकता है न्यायालय। गलत व्यक्ति के खिलाफ पारित की गई है, ये बात भी नहीं सुनी जाएगी, वो सब अपील का इशू है। अज्ञप्ति की वैधता पर कि अज्ञप्ति डिक्री जो है वैध नहीं है, अज्ञप्ति डिक्री एक ही चीज है। अज्ञप्ति की वैधता पर कोई आपत्ति किसी आधार पर स्वीकार नहीं की जाएगी निष्पादन न्यायालय द्वारा। भाई साहब, मैं सोच रहा था इसे कि मैं 2 टॉपिक में इसे खत्म कर लूंगा, नहीं हो सकता। अभी तो ये तो था, आवेदन ही था, निष्पादन का आवेदन। अब है कि उसकी रीतियां, अभी तो रीतियां बतानी है। रीतियां क्या ही है, वो कैसे बताऊं। ये सीपीसी है, इतना आसान खेल नहीं है जितना आप समझते हो। 5 मिनट में दिमाग में नहीं बढ़ने की ये, इसके लिए टाइम चाहिए, बहुत टाइम चाहिए इसके लिए। जिंदगी गुजर जाती है इसे समझने में आदमी की, और ये समझ में नहीं आती। आज भी हमें भी किताबें उठानी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं, देर बेर किताबें बेर बेर देखनी पड़ती हैं, क्योंकि रटके तो पढ़ नहीं सकते। कहाँ तक करें, 18-20 किताबें हैं, कोई एक किताब नहीं है जो आपने रट्टे फेर लिए। एक किताब के रट्टे फेर लिए जी, ये तो बहुत साफ इंटेलिजेंट आदमी हो गए। यहाँ तो 85 एक्ट हैं, हजारों एक्ट हैं, न जाने किस में काम करना पड़ जाए आदमी को। तो रटके काम नहीं। चलिए मैं टॉपिक अगले उसमें करता हूँ आपसे वार्तालाप। नमस्ते।